हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होने वाला है। तो S-400 का जो डेवलपमेंट है वो 1980s में स्टार्ट हुआ। शुरुआत में इसे S-300 का ही फर्दर डेवलपमेंट होना था और इसे शुरुआत में जो डेजिग्नेशन मिली थी वो S-300 PMU-3 की ही मिली थी। तो इसके जो ट्रायल्स हैं वो 99 और अर्ली 2000s में हुए थे। इसका जो इंडक्शन है उसे 2001 में प्लान किया गया था, पर क्योंकि सिस्टम रेडी नहीं था तो जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया था उस टाइम ड्यूरेशन में इसको इंडक्ट नहीं किया जा सका। फिर 2003-2004 की टाइमलाइन रखी गई, लेकिन फाइनली 2007 में ही इसे रेडी फॉर सर्विस डिक्लेयर किया गया। तो चाइना जो है वो S-400 का पहला बायर था और 2014 में उन्होंने इसको खरीदा। बाकी आगे वाली लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इस मिसाइल सिस्टम की जो लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में कैपेबल है, इसे 40N6E कहा जाता है। इसको रशिया ने खुद 2018 में एक्सेप्ट किया, यानी कि चाइना को एक्सपोर्ट करने के 4 साल बाद। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना के पास 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है S-400 के साथ। दूसरी चीज यहाँ पर क्लियर कर दें, कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि बैक चैनल से चाइना जो है वो इस मिसाइल को ले सकता है रशिया से। तो ये गलती रशिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। तो रशिया गलती से भी अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स को चाइना को सप्लाई नहीं करेगा। यही कारण है कि जो सुखोई के वर्जन इंडिया को ऑफर किए गए थे उसके कंपैरिजन में काफी डाउनग्रेडेड वर्जन्स जो हैं वो चाइना को ऑफर किए गए थे। इवन जो चाइनीज Su-35 है वो रशियन Su-35 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डाउनग्रेडेड है। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और S-400 को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो S-400 की एक बटालियन में 6 सिस्टम होते हैं। यहाँ पर हम लॉन्चर्स को एक ही सिस्टम मान के चल रहे हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं। पहली इसमें मोबाइल कमांड पोस्ट होती है जिसे 55K6E कहा जाता है। उसके बाद आपका बैटल मैनेजमेंट रेडार होता है जिसे 91N6E कहा जाता है। फिर एक फायर कंट्रोल रेडार होता है जिसे 92N6E कहते हैं। और उसके बाद आपके लॉन्चर्स आते हैं जो कि 8 से लेकर 12 हो सकते हैं। एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। तो एक बटालियन में 32 से लेकर 48 मिसाइल्स हो सकती हैं। तो इन 4 सिस्टम को यूज करते हुए भी आप एक बटालियन जो है उसे फॉर्म कर सकते हैं। पर एडिशनली अगर आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहें तो 2 और चीजें यहाँ पर ऐड करी जा सकती हैं। तो इसमें पहला है 96L6E जो कि एक हायर एल्टीट्यूड या फिर ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रेडार है। दूसरा जो है वो है 40V6MR। ये एक मास्ट सिस्टम है जिसमें क्लोज लिड रेडार जो है वो लगाया जा सकता है। तो अगर हायर एल्टीट्यूड पे डिप्लॉय करना है इसको या फिर ऐसी जगह डिप्लॉय करना है जहां का टेरेन थोड़ा सा रफ है, तो इन दोनों सिस्टम को ऐड किया जा सकता है ताकि ट्रैकिंग जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। तो एक बटालियन में जो सिस्टम इन्वॉल्व हैं अब उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो 55K6E बेसिकली कमांड पोस्ट है, तो यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मिसाइल और रेडार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे। तो दूसरा जो कंपोनेंट हमने बताया था वो था 91N6E जो कि एक सर्विलेंस रेडार है। तो ये एक सर्विलेंस या फिर बैटल मैनेजमेंट रेडार है। इसे बिग बर्ड भी कहा जाता है। ये एक अपग्रेड वर्जन है 64N6E टूमस्टोन रेडार का, जो कि 300 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है 600 किलोमीटर की रेंज में और S बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वेरी करती है 2.9 से 3.3 गीगाहर्ट्ज पर। तो इसमें 2 एंटीना लगे हैं जो कि बैक टू बैक माउंटेड है। मोड्स की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस एंटीना रोटेशन है, सेक्टर व्यू है, स्टॉप्ड एंटीना ड्राइव है, फिर एंटीना टिल्ट करके भी आप टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। बाकी इसमें बिल्ट इन IFF सिस्टम को दिया गया है जिसकी वजह से ये टारगेट्स में और फ्रेंडलीज में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो रेंज बताई जाती है वो डिपेंड करती है कि टारगेट का रडार क्रॉस सेक्शन क्या है। तो रडार क्रॉस सेक्शन के हिसाब से एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज रडार की 150 किलोमीटर पर बताई जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल को ये 230 किलोमीटर तक आइडेंटिफाई कर सकता है। वहीं पर 4 स्क्वायर मीटर का जो RCS है उसको 390 किलोमीटर पर ये पहचानने में सक्षम है और जो बॉम्बर्स हैं उनको ये 570 किलोमीटर तक पहचान सकता है।
उसके बाद जो दूसरा रेडार है उसे 92N6 कहते हैं। ये फायर कंट्रोल रेडार है, इसे ग्रेवस्टोन भी कहा जाता है। ये आई और जे बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। डिजिटल बीम स्टीयरिंग की फैसिलिटी के साथ आता है। साथ में एक बार में ये 12 मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है 6 टारगेट की तरफ 400 किलोमीटर की रेंज में। तो अब रेडार की ही बात कर रहे हैं, तो मिसाइल्स पे जाने से पहले जो 2 एडिशनल रेडार हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रफ टेरेन के लिए आप यहाँ पर 96L6E रेडार को यूज कर सकते हैं। तो रफ टेरेन का मतलब यहाँ पर पहाड़ी एरियाज हो गए। अगर वहां पर आपको टारगेट को ट्रैक करना है तो आप इन रेडार को यूज कर सकते हो। तो ये है 96L6E, इसे चीज बोर्ड भी कहा जाता है। तो एलिवेशन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग है, पर एजीमथ में अगर आपको स्कैन करना है तो मैकेनिकल स्टीयरिंग है, जिसके लिए रडार घूमता रहता है। तो ये सी बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, साथ में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की कैपेबिलिटी के साथ आता है, जिसकी वजह से इसका जैम रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी प्रॉपर है। साथ में हाई क्लटर रिजेक्शन भी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टेरेन में, क्योंकि पहाड़ों की वजह से क्लटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। साथ ही डिफ्रेंशिएट कर सकता है यूएवीज, हेलीकॉप्टर, फाइटर्स और मिसाइल में। तो अगर आपको लो एल्टीट्यूड टारगेट डिटेक्शन चाहिए, इसके लिए जो मेन लोब है उसका एलिवेशन -3 डिग्री से 1.5 डिग्री तक रखा जाता है, और जो रोटेशन स्पीड है उसको 5 RPM पे रखा जाता है। इसकी वजह से जो क्लटर रिजेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। तो क्लटर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जैसे पहाड़ों से सिग्नल टकरा कर वापस आते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, नॉइज की तरह है, तो उसे क्लटर कह देते हैं। और उनका रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हम फाइटर में और पहाड़ों में डिफ्रेंशिएट कर सके। तो क्लटर रिजेक्शन जितना प्रॉपर होगा उतना प्रॉपर डिटेक्शन निकलकर सामने आएगा। बाकी अगर सारे एल्टीट्यूड पे स्कैनिंग करनी हो तो ये -1.5 डिग्री और +20 डिग्री तक लोब जो है उसको रखा जा सकता है, और रोटेशन को 10 RPM तक रखा जा सकता है। बाकी जो 40 V6MR है वो आपका एक मास्ट है जिस पे आप रेडार माउंट कर सकते हो, जो कि आपको लो फ्लाइंग टारगेट को ट्रैक करने में ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लॉन्चर्स की और मिसाइल सिस्टम की। बेसिकली यहाँ पर हम मिसाइल सिस्टम की ही बात करने वाले हैं डिटेल में। तो एक लॉन्चर में 4 मिसाइल्स होती हैं और ये गैस सिस्टम को यूज़ करके लॉन्च करी जाती हैं। इसमें जो ट्यूब है वो करीबन 30 मीटर का होता है, और मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद हवा में जाने के बाद ही इग्नाइट होती है। तो जो लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है जिसे 40N6E कहा जाता है, इसमें जो लॉन्चर्स होते हैं उसमें 2 ही ट्यूब होती हैं, 4 नहीं होती। तो अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जाएं, ये मिसाइल जो है वो करीबन 400 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज कर सकती है। मैक्सिमम मैक 3.5 की स्पीड से फ्लाई कर सकती है, और टारगेट की स्पीड अगर मैक 14 तक है तब भी उसे एंगेज कर सकती है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। और ये सेमी एक्टिव गाइडेड और एक्टिव गाइडेड दोनों हो सकती है। दूसरी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है इसे 48N6DM या फिर 48N6E3 कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर की बताई जाती है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 60 किलोमीटर का बताया जाता है। ये मैक 5.9 की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ सकती है, और टारगेट की स्पीड जो है वो मैक 14 तक हो सकती है। ये भी सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल है। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर दे, सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं उनका पूरा का पूरा गाइडेंस यानी कि एंड गेम तक जो सरफेस पे फायर कंट्रोल रडार है उसके द्वारा किया जाता है। वहीं पर जो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उनमें खुद का छोटा सा रडार होता है। एक रेंज तक सरफेस पे जो रडार है उसको यूज करती हैं, उसके बाद से टारगेट के क्लोज पहुंचने के बाद उनका खुद का रडार जो है वो टारगेट को ट्रैक करता है। यानी कि आपको पूरे फ्लाइट पाथ में उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, और वो थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। उसके बाद आती है 9M96 मिसाइल, जो कि 120 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज कर सकती है 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, और ये मैक्सिमम मैक 2.9 की स्पीड से फ्लाई कर सकती है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो आपके एरियल टारगेट्स हो गए जो हाईली मनोवरेबल हैं उनके अगेंस्ट में। तो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हाईली मनोवरेबल है, 20G तक के टन ले सकती है। तो इसकी जो सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद इसका एक और वर्जन है जिसकी 40 किलोमीटर रेंज है, सेम 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट को एंगेज कर सकती है, मैक 2.6 की स्पीड से ही फ्लाई कर सकती है, और एक्टिव रडार गाइडेड ही है।
तो ये उन टारगेट के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी जिनका RCS लो है और जो लो फ्लाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो सिस्टम है इन मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि इंडिया ने 40 N6E मिसाइल जो है वो रिसीव करी है। ANI के द्वारा ये न्यूज़ जो है वो कोट करी गई थी कि ये मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए S400 एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है बेहतर मिसाइल्स का और बेहतर रेडार्स का, जिसकी वजह से ये टारगेट पर अच्छा खासा ट्रैक मेंटेन करने में सक्षम है। साथ ही साथ मिसाइल्स की जो इंगेजिंग क्षमता है वो भी लॉन्ग रेंजेस में और शॉर्ट रेंजेस में दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। तो ये सिस्टम तभी इफेक्टिव है जब ये रियल लाइफ में वैसा ही परफॉर्म करे जैसा कि इंफॉर्मेशन पेपर्स में दी गई है, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कई बग्स निकल कर सामने आते हैं, कई इनएफिशिएंसीज निकल कर सामने आती हैं। तो इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या ये 100% फेलियर प्रूफ है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं रशियन मिलिट्री ने इंटरवीन किया था सीरियन सिविल वॉर में और एक Su-24 एयरक्राफ्ट जो है उनका शूट डाउन किया गया था टर्की द्वारा, जिसके रिस्पॉन्स में रशिया ने S-400 को डिप्लॉय किया था। तो इनके डिप्लॉयमेंट के बाद भी इजराइल ने जो अपनी बॉम्बिंग रन है सीरिया में जारी रखी और एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि S-400 ने इजरायलियों को परेशान करा हो या फिर इंगेज करने की कोशिश करी हो। तो इसको लेकर कई रिपोर्ट चल रही थी कि जो S-400 सिस्टम है वो इजरायलियों के अगेंस्ट में पूरी तरीके से नाकाम रहा है और एक भी टारगेट को उसके द्वारा इंगेज नहीं किया गया। तो इसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पर रशिया का डबल गेम चल रहा है। तो उन्होंने सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट शो करा है, पर वो इजरायली बॉम्बिंग के अगेंस्ट में कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी वीक पोजीशन में रहे, ताकि यहाँ पर जो डोमिनेटिंग स्टेटस है वो रशिया का ही हो। क्योंकि इतनी सारी बॉम्बिंग रन में एक S-400 की मिसाइल लॉन्च नहीं करी गई, यहाँ तक कि S-300 की भी एक मिसाइल लॉन्च नहीं करी गई। तो कोई सिस्टम इतना बड़ा फेलियर नहीं हो सकता। मिसाइल लॉन्च होने के बाद अगर डिफीट होती तो ये माना जा सकता है कि सिस्टम को डिफीट किया गया है, पर एक भी लॉन्च ना होना इंटेंशनल शो करता है। दूसरी चीज कहा यह भी जाता है कि जो S-400 सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं वो खाली रशियन एसेट्स को बचाने के लिए किए गए हैं, इसलिए इजराइल के अगेंस्ट में इनको यूज नहीं किया जा रहा। पर इसके पीछे कारण कुछ भी हो, यहाँ से एक चीज निकलकर सामने आती है कि कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट जरूर हुआ है, पर कॉम्बैट एक्शन इस मिसाइल ने नहीं देखा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम यूएस के पेट्रियट्स की बात करें तो ये 70s से ही डिप्लॉयड हैं। इनके कई डिफरेंट वर्जन्स आए हुए हैं, पर जो कॉम्बैट हिस्ट्री है वो कुछ खासी अच्छी नहीं रही है। पेट्रियट्स का फेलियर रेट, बग्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है और कॉम्बैट में इन्होंने फ्रेंडलीज को ज़्यादा परेशान किया है एनिमीज़ के अगेंस्ट में, क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें इन सिस्टम ने फ्रेंडलीज को लॉक किया, इवन मिसाइल तक लॉन्च करी है। बाकी ऐसे भी कई इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पर ये एनिमी फायर के अगेंस्ट में पूरी तरीके से यूजलेस रहे हैं, खास करके इनके एक्सपोर्ट वर्जन्स। साथ ही साथ इसकी फॉल्स मार्केटिंग भी काफ़ी करी गई, सक्सेस रेट को गलत बताया गया, पर समय के साथ साथ जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ, लेकिन इसकी इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोग इस पर रिलाय नहीं करना चाहते हैं। इजराइल द्वारा डेविड स्लिंग्स को डेवलप किया गया है जिससे वो पेट्रियट्स को रिप्लेस करेंगे। तो इतनी लॉन्ग रेंज में आप मैक्सिमम एक्यूरेसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे हम पेट्रियट्स की बात करें, चाहे हम S-400 की बात करें। साथ में इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है कि इन मिसाइल को टारगेट्स को इंगेज करने में परेशानी होती है। तो S-400 का डिप्लॉयमेंट मतलब ये नहीं है कि उस एरिया में आपने पूरी तरीके से जितने भी एरियल टारगेट्स हैं उन्हें रोक दिया है, अब वो एंटर करते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो 400 किलोमीटर तक आप ये नहीं कह सकते कि 100% हमने एरिया प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे जो टारगेट है वो और पास आते जाएगा, दूसरी मिसाइल्स की रेंज में आता जाएगा, उतनी उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उसकी जो हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी लॉन्च करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अंदर आना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है। तो जितनी आसानी से कहा जाता है कि हम S-400 को डिस्ट्रॉय कर देंगे, चाहे हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, चाहे हम इंडिया की ही बात करें चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इतना आसान नहीं होगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।